गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ये आपका सब्जेक्ट टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका कोड है CC5। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोगों को चार थ्योरी देखनी है। सबसे पहले है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, फिर है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, फिर है केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो इन चारों थ्योरी में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट दो थ्योरी है। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो इस टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रश्न सामान्य तौर पर ग्रुप सी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप सी में आपसे प्रश्न किए जाएंगे कि ब्याज की दर क्या है और प्रतिष्ठित ब्याज के सिद्धांत की व्याख्या करें, या फिर आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आपसे जब भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, जिसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे कि ब्याज की दर किसे कहते हैं, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संदर्भ में अपने मत को किस तरह से प्रकट किया है, और एक जनरल साधारण बोलचाल की भाषा में ब्याज की दर का अर्थ क्या होता है। वैसे भी अगर आप लेमैन की तरह देखें, एक साधारण व्यक्ति की तरह देखें, तो कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी को सिर्फ समाज कल्याण में नहीं लगाता। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के आधार पर पूंजी देता भी है तो वो उधार स्वरूप देता है, और जो पूंजी लेता है उधार के तौर पर, वो जब फिर पूंजी को वापस करता है तो उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा इनकम देता है, जिसको आप ब्याज कहते हैं। एक साधारण शब्दों में अगर आप अर्थशास्त्र की भाषा में ब्याज की बात करें कि ब्याज की दर क्या है, तो आप ऐसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में पूंजीपतियों को उसके पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। या साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि पूंजी के उपयोग के बदले में दिया गया पुरस्कार या प्रतिफल को हम ब्याज कहते हैं। ब्याज के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने किस तरह से ब्याज की परिभाषा दी है, प्रोफेसर केन्स ने किस तरह से ब्याज की परिभाषा दी है, प्रोफेसर टी.के. कार्वर ने किस तरह से परिभाषा दी है। तो इन सभी परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो एक सामान्य तौर पर जो एक अर्थ निकलता है वो यह है कि ब्याज पूंजी की सेवाओं के बदले में दिया गया पुरस्कार है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न के उत्तर में, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करें, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में ज़रूर लिखिएगा, जिसमें ब्याज की दर का अर्थ क्या होता है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संदर्भ में क्या कहा है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, यानी ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत में, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था, और इस सिद्धांत में मार्शल, वॉलरस, पीगू, मिल इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या की, और उन लोगों का यह मानना था कि ब्याज का दर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के आधार पर तय होता है। इस प्रतिष्ठित सिद्धांत को बचत और विनियोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रतिष्ठित सिद्धांत को गैर मौद्रिक सिद्धांत के रूप में भी काफ़ी लोकप्रियता मिली।
तो ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ब्याज की मांग, ब्याज की दर को निर्धारित करने में पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति कैसे होती है और दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य किस तरह से होता है और किस तरह से ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए, इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए टू द पॉइंट मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है। आइए विस्तार से इस नोट्स पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और देखेंगे कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया तो आप इसका उत्तर अपने शब्दों में, सरल शब्दों में किस तरह से देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस प्रतिष्ठित ब्याज के सिद्धांत के बारे में इस नोट्स के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले देखें, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे ब्याज के संदर्भ में, ब्याज की दर के संदर्भ में। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सामान्य तौर पर उत्पादन में पूंजी के प्रतिफल को ब्याज कहा जाता है। अन्य शब्दों में ब्याज पूंजी की सेवाओं की कीमत अथवा पुरस्कार है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर ब्याज की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे प्रोफेसर नट विक्सल के अनुसार, प्रोफेसर नट विक्सल ने कहा कि ब्याज ऐसे भुगतान के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जो कि पूंजी उधार लेने वाला पूंजीपति को उसके ब्याज और पूंजी की उत्पादकता के पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है। फिर आप जिक्र करेंगे प्रोफेसर केन्स के बारे में। प्रोफेसर केन्स ने कहा है, इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ द लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार ही ब्याज है। फिर प्रोफेसर टी के कार्वर ने कहा, इंटरेस्ट इज द इनकम विच गोज टू द ऑनर ऑफ कैपिटल, यानी ब्याज उस पूंजी के मालिक को एक पुरस्कार है, यानी ब्याज वह आय है जो पूंजी के मालिक को एक पुरस्कार स्वरूप मिलती है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा, प्रोफेसर मार्शल ने यह मत व्यक्त किया था कि ब्याज जो है वो प्रतीक्षा का पुरस्कार है। तो कभी कभी आपसे ग्रुप ए में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है या किसका कथन है। इसमें डिफरेंट अर्थशास्त्रियों का नाम दे दिया जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि ये स्टेटमेंट को चूज़ करना कि इसमें आंसर होगा मार्शल। तो फिर आप लिखेंगे, इस प्रकार इन उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्याज पूंजी के प्रयोग का प्रतिफल है। तो पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में इस तरह जरूर लिखेंगे ताकि ये समझ में आए कि विद्यार्थी को ये पता है कि ब्याज का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आपसे इस टॉपिक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपके सहूलियत के लिए ये लिखा है कि ब्याज के विचार के संबंध में 4 विचारधाराएं हैं जो आपके सिलेबस में आपको देखना है। सबसे पहला है क्लासिकल थ्योरी यानी प्रतिष्ठित विचारधारा, फिर है न्यू क्लासिकल थ्योरी नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, फिर है केन्सियन थ्योरी केन्स का सिद्धांत जिसमें हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, फिर है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो ये आपके सिलेबस में ये 4 टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो आपको देखना है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला और तीसरा यानी कि क्लासिकल थ्योरी और केन्सियन थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आप इस दोनों पर काफ़ी अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग करते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में आप इस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल, वॉलरस, पीगू, मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। इस सिद्धांत को बचत विनियोग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण पूंजी की मांग एवं पूंजी की पूर्ति के द्वारा होता है। इसलिए इस सिद्धांत को ब्याज का मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता थी कि ब्याज की दर
पूंजी की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। ब्याज की मांग साहसियों द्वारा की जाती है जो व्यापार, व्यवसाय या उद्योग में पूंजी लगाना चाहते हैं। क्योंकि पूंजी उत्पादक होती है, साहसी तब तक नई पूंजी विनियोग करते रहते हैं जब तक सीमांत उत्पादकता, यानी यहाँ पर सीमांत उत्पादकता का अर्थ है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, यानी MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसका ऑलरेडी इस टॉपिक को मैं अपने पिछले कंटेंट में, पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी साहसी तब तक नई पूंजी विनियोग करते रहते हैं जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्याज की दर से ऊंची रहती है। यानी ब्याज की दर से अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची रहती है तभी कोई भी विनियोगकर्ता विनियोग करने के लिए उत्साहित होते हैं। जैसे जैसे व्यवसाय में नई पूंजी विनियोग होती जाती है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती जाती है। अतः साहसियों को अधिक पूंजी लगाने का तभी प्रोत्साहन मिल सकता है जब ब्याज की दर कम कर दी जाए। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से नीचे रहता है तभी कोई विनियोगकर्ता पूंजी को विनियोग करने के लिए उत्साहित रहते हैं। फिर आगे इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग फिर देखेंगे इस तरह से कि क्लासिकल थ्योरी में बचत और विनियोग का अर्थ वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग से है। यहाँ वास्तविक बचत का यह अर्थ है कि संपूर्ण आय को उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि उसके कुछ अंश को उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है। उसी प्रकार वास्तविक विनियोग का अर्थ नई कैपिटल गुड्स के निर्माण से होता है, जैसे मशीन, कोई इक्विपमेंट या कारखाना आदि। इन्हीं वास्तविक तत्वों की प्रमुखता के कारण ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत को वास्तविक अथवा गैर मौद्रिक यानी नॉन मॉनेटरी थ्योरी या सिद्धांत भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे डिमांड पक्ष की। यहाँ पर डिमांड पक्ष का अर्थ है पूंजी की मांग। तो पूंजी की मांग के संदर्भ में आप इस तरह से पहले ऊपर हेडलाइन दे देंगे डिमांड, फिर आप उसको डील करेंगे कि पूंजी की मांग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अन्य वस्तुओं की तरह कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसकी मांग अधिक की जाती है। लेकिन जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाती है, पूंजी का प्रयोग केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण या अधिक लाभ देने वाले क्षेत्रों में होने लगता है। इस तरह पूंजी की मांग कर्व या वक्र अन्य वस्तुओं की तरह नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। फिर आप देखेंगे सप्लाई पक्ष की ओर। यहाँ पर सप्लाई पक्ष का मतलब है पूंजी की पूर्ति पक्ष। तो पूंजी की पूर्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो अपनी संपूर्ण आय वर्तमान समय में खर्च नहीं करते, बल्कि अनेक कारणों जैसे बीमारी या सामाजिक खर्च या धार्मिक दायित्व आदि से वह कुछ रकम भविष्य के लिए बचा लेते हैं। इस बचाई हुई रकम के विषय में उनके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि वह अपनी रकम अपने ही पास जमा रखें और ज़रूरत पड़ने पर खर्च करें या किया जाए। इस विकल्प में जमा करने वाले की रकम बेकार पड़ी रह जाती है। अतः दूसरा विकल्प यह है कि यह अपनाया जाता है कि जिसके अनुसार बचाई गई रकम बैंक में जमा कर दी जाती है या किसी व्यवसायी या व्यक्ति को उधार स्वरूप दे दी जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में संचित रकम से ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि दो विकल्प किसी भी पूंजी जमाकर्ता के पास आता है। पहला विकल्प तो यह आता है कि वो उसकी पूंजी है वो अपने पास रखे, जब जरूरत पड़े तब खर्च करे। नहीं तो फिर दूसरा विकल्प यह आता है कि वह अपनी बचाई हुई रकम को या तो बैंक में जमा कर दे जहां उसको एक इंटरेस्ट मिले, या फिर कोई व्यवसाय या व्यक्ति को उधार दे दे जो उसको इंटरेस्ट दे। यानी दोनों ही स्थितियों में उसे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अब देखेंगे ब्याज का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, किस तरह से ब्याज का निर्धारण होता है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की मान्यता रही है कि रकम उधार देने वाले व्यक्ति कभी भी MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से अधिक ब्याज देना पसंद नहीं करेंगे, जबकि
रकम संचित करने वालों को उनकी उपभोग प्रतीक्षा का पर्याप्त प्रतिफल कम से कम इतना होना चाहिए कि उन्हें पूंजी बचाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। यदि त्याग अथवा प्रतीक्षा की मात्रा अधिक होती है तो ब्याज की दर स्वाभाविक रूप से ऊंची होती है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि त्याग अथवा प्रतीक्षा की अवधि या मात्रा अधिक होने पर पूंजी की पूर्ति प्रायः कम रहती है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसे कि इसलिए ब्याज की दर ऊंची रहना स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार यदि पूंजी की पूर्ति अधिक होती है तो ब्याज की दर भी कम होता है। अब मांग और पूर्ति का सामंजस्य यानी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या साम्य को हम देखेंगे। तो इसमें हम इस तरह से पहले लिखेंगे कि प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार ब्याज की दर पर मांग का सामान्य नियम लागू होता है, जिसे एक चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जिसे आप इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसे आप स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप एक पिक्चर बनाएंगे, एक ड्रॉ करेंगे, एक फिगर। उस फिगर में आपको इस तरह से मेंशन करना होगा जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इस फिगर को आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पहले, और ड्रॉ करने के बाद फिर आप इस तरह से लिखेंगे कि इस चित्र में OX अक्ष पर बचत विनियोग तथा OY अक्ष पर ब्याज की दर को दर्शाया गया है। ब्याज की दर को दर्शाया गया है। DD यानी पूंजी बचत की मांग तथा SS पूंजी की पूर्ति रेखा है। इन दोनों रेखाओं का मिलान O' बिंदु पर होता है। यहाँ 3% ब्याज की दर पर 3,000 रुपये की पूंजी की मांग तथा उतनी ही पूंजी की पूर्ति होती है। यदि जनता अधिक रकम बचाने की इच्छा करने लगे तो उसकी पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मांग अधिक हो जाए तो उसकी पूर्ति करने के लिए बचाने वाले को अधिक प्रोत्साहन देना पड़ेगा। प्रस्तुत उदाहरण में यदि 4,000 रुपये की पूर्ति हो तो उसकी मांग 2% पर ही हो सकती है। यहाँ पर देखिए 4,000 रुपये है, यहाँ पर 2% ही हो सकती है, जो यहाँ पर आप देखेंगे TL के द्वारा चित्र में TL। और यदि मांग 4,000 रुपये की हो तो पूर्ति लगभग 3.75। यहाँ पर पूर्ति देखिए, यहाँ 3 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फिगर आ रहा है 3.75 के आसपास पर की जा सकती है। चित्र में TM, क्योंकि अधिक बचत देने के लिए अधिक प्रतिफल का प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। इस प्रकार प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की मांग पूंजी के पूर्ति के बराबर होती है। तो इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो इस फिगर में सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। ये देखिए SS अक्ष है, वक्र है, जो पूर्ति पक्ष को दिखलाता है। ये DD है, मांग पक्ष को दिखलाता है। और यहाँ पर O' बिंदु है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये संतुलन बिंदु है। यहाँ पर ब्याज का दर निर्धारित होता है 3% और यहाँ पर 3,000 रुपये। तो ये OX अक्ष पर बचत विनियोग को दिखलाया गया है और OY अक्ष पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाया गया है। इस तरह से आप इस पूरे पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और कंक्लूजन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस प्रकार प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की मांग पूंजी की पूर्ति के बराबर होती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगा।